और एक बड़ी खबर दे दूं कि आपने जैसा कि देखा आपको कि बनारस की जो तमाम जो सीटें हैं उन सीटों में बीजेपी आगे चल रही है और सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 दिन तक प्रधानमंत्री वहां पर बने रहे और वो ऐतिहासिक एक तरह से कदम कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपने ही संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिन गुजारने वाले प्रधानमंत्री मोदी रहे। और बनारस को लेकर जैसे चिंता थी बीजेपी के अंदर, वो चिंता उनको वहां पर बनाए रखा उसने और 3 दिनों का वो जो मेहनत थी उसका नतीजा अब ये दिख रहा है कि बनारस के सभी शहरी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अजय राय अभी तक उनको चिंतित किए हुए होंगे, पिंडरा से अजय राय आगे चल रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट अभी तक उत्तर प्रदेश और पंजाब, गोवा और मणिपुर से आ रही है, प्रदीप जी आपसे एक जरूर कमेंट चाहूंगी कि किस तरह से लिया जाए, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। अभी तक जो विरोधी हैं वो अब जो देखा जा रहा है खासकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खेमे में अब निराशा थोड़ी शुरू हो गई है, जिस तरह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और लगभग दोहरे शतक की ओर आगे बढ़ रही है। वो प्रदीप जी देखिए, जो ये बनारस की जहां तक बात है और जो बीजेपी की बाकी जो गतिविधियां हैं, अगर आप उसको देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के सभाओं के बाद से खास तौर पे आप देखिए सभा के पहले का जब अगर आपने विश्लेषण किया आपके सर्वे में और सभा के बाद का किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। और जैसे बनारस में मोदी जी ने जो कैंप किया 3 दिन का, मोदी जी को मालूम था कि अगर वो बनारस में कैंप नहीं करेंगे तो वहां की सारी सीटें वो हारने वाले हैं। बहुत बुरी हालत थी बनारस में उनकी, जबकि मैं बता रहा हूं आपको कैंट सीट भी हार रहे थे, वो वहां पे अनिल श्रीवास्तव जीत रहे थे कांग्रेस के। बनारस की दक्षिणी सीट हार रहे थे, वहां से राजेश मिश्रा जीत रहे थे कांग्रेस के। वो बनारस में उत्तरी सीट हार रहे थे, या वहां पे समद या मौर्य जीतने वाले थे। इसी तरह से ज्यादातर जो सीटें उनकी थी मोदी जी के कैंप करने की वजह से और उनके उस रोड जो यात्रा निकाली अपनी, रोड शो किया, उसकी वजह से वो जीतने की कगार पे आ पाए। जहां तक अब बीजेपी का सवाल है कि अब बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी में दिख रही है अभी आगे ट्रेंड के हिसाब से। ये ठीक बात है कि अभी पोस्टल वोट्स की काउंटिंग खत्म हुई है और पहले चरण की काउंटिंग का रिजल्ट अभी हम लोग को 5 से 7 मिनट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद जाकर के असली स्थिति जो है वो हम लोग बोलने की हालत में होंगे। लेकिन फिलहाल मणिपुर में जो सरकार है बीजेपी की वो नहीं बन रही है और गोवा में भी भारी मुश्किल हो गई है, वहां के मुख्यमंत्री हार रहे हैं जी। उत्तराखंड में जो पोस्टल वोट्स हैं उनके हिसाब से बीजेपी बहुत आगे चल रही है, 40 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये 20 के ऊपर चल रहे हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या अगर ये ट्रेंड बना रह गया तो मोदी पहली बार कोई भी गैर कांग्रेसी दल बिना किसी लहर के इतना बड़ा नंबर पा पाएगा, एक बहुत बड़ी बात होगी राजनीतिक तौर पर जी। बिल्कुल। और जो अभी ताजा आंकड़े हैं वो एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि ताजा आंकड़ों में बीजेपी लगभग 178 सीटों पर आगे चल रही है। 178 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। जितनी अच्छी स्थिति बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, उतनी ही बुरी स्थिति आप कह सकते हैं पंजाब में उसकी है और गोवा और उत्तराखंड में भी। हालांकि बीजेपी की गोवा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है, लेकिन उत्तराखंड में उसकी स्थिति ठीक है और कांग्रेस से लगभग आधे 50% के सीटों पर। बड़ी खबर यह है कि 203 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 178 से अब आगे बात बढ़ चुकी है, दोहरा शतक पूरा हो चुका है, 203 सीटों पर आगे चल रही है और इस वक्त शायद जो हमारी बैकअप टीम है उसमें 2 डेस्क सबसे ज्यादा एक्टिव चल रहे हैं। एक तो ये कि नीरज जी का डेस्क जहां पे उत्तर प्रदेश के परिणाम आ रहे हैं लगातार, और दूसरा पंजाब। अक्षय, आपसे जानना चाहूंगी क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल राष्ट्रपति, जिस तरीके से रुझान अब धीरे धीरे आते जा रहे हैं सभी सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कम से कम खुश होने का बेहतर मौका है। नीरज जी, क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जो 200 करीब 200 से ऊपर का आंकड़ा आ गया है और इसमें क्लियर कट अगर अब ये 200 मेंटेन कर ले जाते हैं तो इसका मतलब सरकार इनकी बनना तय है, अगर ये 200 मेंटेन किए रहते हैं। लेकिन ये कि अभी शुरुआती वो हैं, हो सकता है कुछ बाद में स्पीड धीमी पड़े, लेकिन ये कि अगर 200 है अगर इसको मेंटेन करते हैं तो सरकार बनना लगभग तय हो गया। और जहां तक सीटों की बात, इंडिविजुअल सीटों की बात है, अजय राय पीछे चल रहे हैं, आजम खान आगे चल रहे हैं, लेकिन ये है कि ये छोटी छोटी सीटें वाली जो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सरकार बनना लगभग तय दिख रहा है इनका। नीरज जी, काशी पर सभी का पूरी तरह से फोकस था, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो 3 दिन वहां पर उन्होंने गुजारे हैं, इसका असर देख रहे हैं वहां पर?
हाँ बिल्कुल, अगर चारों सीटों पे आगे चलो, प्रधानमंत्री ने 3 दिन, ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके या किसी अपनी पार्लियामेंट्री सीट को लेके प्रधानमंत्री 3 दिन तक रुके रहे, लगातार 3 दिन तक वहाँ लगातार कैंपेन किया, तो उसका असर दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि उसका असर आगे भी दिखाई देगा। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रुझान आते जा रहे हैं उसके लिए बीजेपी के लिए कम से कम खुश होने का मौका जरूर राष्ट्री जी कह सकते हैं। यहाँ पर किरण हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब में क्या कुछ स्थिति है किरण, पंजाब में फिलहाल क्या ताजा रुझान? बिल्कुल, इसके लिए हम अंशुमान सर के पास चलेंगे। अंशुमान सर, यहाँ पर अभी पंजाब में क्या स्थिति नजर आ रही है, अपडेट क्या है? पंजाब की जो स्थिति है इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, और उसका प्रदर्शन एक मायने में कांग्रेस के लिए चिंताजनक भी है। अकाली दल गठबंधन की स्थिति जो है वो सरकार विरोधी लहर का असर नजर आता है, लेकिन मालवा में भी जिस तरीके से आपका प्रदर्शन है और रुझानों में कांग्रेस के करीब उसे देखा जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। जबकि SYL को लेकर के सतलज यमुना लिंक को लेकर के केजरीवाल के स्टैंड को पर काफ़ी कांग्रेस ने आलोचना की थी, तो इस स्थिति में ये एक महत्वपूर्ण बात ये है, क्या कांग्रेस का एक विकल्प तैयार हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर और क्या लग रहा है कि ड्रग्स का मुद्दा यहाँ पर खास तौर से रहा आम आदमी पार्टी के लिए, जो वो आगे अब नजर आ रहे हैं क्योंकि पहली बार वो उतर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सरकार विरोधी लहर के साथ ड्रग्स का मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में ड्रग्स की समस्या से लोग परेशान हैं या उससे प्रभावित हैं। सीधे तौर पर यह क्या रिपोर्ट आ रही है? जी बिल्कुल, पंजाब का हाल जिस तरह से राष्ट्रीय जी आपको बता रहे थे, उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति है? हालांकि उत्तराखंड में भी फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अनुराग मेरे साथ मौजूद है। अनुराग, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रहा है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए अक्षय जी, तो यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी डोमिनेट करती दिखाई दे रही है, बहुमत की तरफ बीजेपी जा रही है। पूरे अपडेट्स जानने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक जो रुझान बता रहे हैं वो 40 बीजेपी है और 17 और 19 पर कांग्रेस है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे उल्लास जी मौजूद है। उल्लास जी, जिस तरह से उत्तराखंड के समीकरण सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे है, क्या कहा जा सकता है इस बार के रुझानों को देखते हुए कि क्या ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो ऐसा अब साफ लग रहा है कि हरीश रावत पे बगावत भारी पड़ रही है। वो खुद किच्छा सीट से आगे तो चल रहे हैं लेकिन हरिद्वार ग्रामीण से पीछे चल रहे हैं। अगर कुछ और उम्मीदवार की बात करें तो किशोर उपाध्याय कांग्रेस के सहसपुर से आगे चल रहे हैं, अजय भट्ट बीजेपी के रानीखेत से आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो हरीश रावत की है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी ने पूरी शक्ति झोंक दी हमें खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि उत्तराखंड में जो होता आया है वही, जहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीजेपी के ऑफिसेज में कैसे कार्यालयों में तमाम उत्साह का माहौल शुरू हो गया है। वहां पर चूंकि होली नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि केसरिया होली मनाएंगे वो, और ऐसा लग रहा है विनय जी कि केसरिया होली मनाने का मौका बीजेपी को मिल जाएगा। सपा के लठमार होली जो लाठी है वो उनके ऊपर ही पड़ गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केसरिया होली की बात तो दिखाई दे रही है, जो रुझान हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, और पत्रकारों की बात हुई, पैनल भी नया आ चुका है, तो पैनल से हम कोई कमेंट लें उससे पहले हमारे साथ कलाकार हैं, और कलाकार कई बार जनता की आवाज बनकर सामने आते हैं। मनोज मेहर, सबसे पहले जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है उस पर कोई गाना आपके पास है? नहीं, गाना भाजपा हर तरफ अपना बाजी मार रही है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हरिया गईले आ गईले भाजपा के लहरिया, हो आ गईले भाजपा के लहरिया, मोदी जी यूपी में छा गईले भाजपा के लहरिया, मोदी जी सब जगह छा गईले भाजपा के लहरिया, और बसपा और सपा के भइल सफाई, यूपी की जनता इसीलिए बधाई, बीजेपी के झंडा लहरा गईले भाजपा के लहरिया। और आप देख सकते हैं कि होली का रंग है लखनऊ में भी, और
13 तारीख को होली भी है और उसके ठीक पहले परिणाम आ रहे, तो जाहिर सी बात है कि कलाकारों का दिल भी बहुत बोल रहा है। और हमारे साथ भी स्टूडियो बी से कुछ कलाकार जुड़े हुए हैं जो लगातार इन तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं और उस पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति हुई है, नेताजी की जो स्थिति हुई है, उस पर कलाकारों की क्या टिप्पणी है, देखते हैं एक गीत के माध्यम से। उसके बाद पैनलिस्ट को भी जोड़ लेंगे। नेताजी के भइले मोहटुइया बालम, नेताजी के भइले मोहटुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया गिरले भुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया गिरले भुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया। नेताजी के भइले मोहटुइया बालम, नेताजी के भइले मोहटुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया गिरले भुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया गिरले भुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया। पूंजी पूंजी रहे चुनाव में झोंकाइल, और केहू कर्जा कुर्जी ऊपर से लियाइल। पूंजी पूंजी रहे चुनाव में झोंकाइल, और केहू कर्जा कुर्जी ऊपर से लियाइल। गेहूं चाउर बिकल बायलुया बालम, गेहूं चाउर बिकल बायलुया बालम, गिरले मुँह कुरिया गिरले भुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया गिरले भुइया बालम, गिरले मुँह कुरिया। नेताजी के भइले। हालांकि समाजवादी पार्टी में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का भोजपुरी में टुइया का मतलब होता है मुंह छोटा हो जाना, और मुंह छोटा तभी हो गया था जब बेटे ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, और शायद उसका नतीजा आज देखने को मिला है समाजवादी पार्टी को भी। और लेकिन जो दूसरे छोटे नेताजी उभरे अखिलेश यादव, उनके लिए भी जो स्थिति है, कहा तो वो फुटबॉल टीम के साथ खेलना चाह रहे थे। अनंत विजय, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जब अखिलेश यादव ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया से बातचीत के दौरान कि नेताजी कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं और इसलिए वो 1 to 1 चलते हैं, और मैं फुटबॉल खेलता हूं तो मैं टीम वर्क पे यकीन रखता हूं, और इसीलिए ये टीम भी बनाई गई थी। दावा था कि 300 की सीट मिलेगी। अब जो स्थिति बनी है, वाकई उनका मुंह भी और मन भी छोटा होगा, और आने वाले भविष्य यदि देखा जाए अखिलेश यादव का, उसको लेकर काफी चिंता जरूर शुरू हो गई होगी रुझानों को देखकर। अखिलेश ने कहा जरूर था कि वो फुटबॉल खेलते हैं और नेताजी कुश्ती करते हैं, लेकिन उस समय अखिलेश ये भूल गए थे कि फुटबॉल में सेल्फ गोल भी होता है, और नेताजी को पद से हटा के शिवपाल यादव को हाशिए पर डाल के मुझे लगता है कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी पे जरूर कब्जा कर लिया, लेकिन जिस फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी होने का वो दावा कर रहे थे, उस सियासी खेल में उन्होंने इस 2 कदम से सेल्फ गोल भी कर लिया। इसका ये हमें रुझानों में परिलक्षित हो रहा है। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों को देखिए। अखिलेश को विरासत में सत्ता मिली, विरासत में पार्टी मिली। शिवपाल यादव ने संघर्ष करके ये सारी चीजें हासिल की थी, उनको उनकी सीट तक सीमित कर दिया गया। कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहिए था कि परिवार भी बचा रहता, सियासत भी बची रहती, तो संभव था कि सत्ता आती। जी जी। मणिपुर, गोवा और पंजाब में रुझानों के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, यानी कि कांग्रेस जिसको कहा जाए तो एक अभी तक लाभ में दिख रही है। उत्तर प्रदेश से उसको बहुत उम्मीदें थी, वो देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। और इस बीच उत्तराखंड और यूपी में बहुमत रुझानों में मिल गया है बीजेपी को। और मंतोष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जब ये बातचीत चल रही थी सपा पे और बीजेपी पे तब। जी, तो 2-3 पॉइंट हमको बोलना है। पहला तो आप जो बोल रहे थे उस पे मैं थोड़ा असहमत हूँ। अगर अखिलेश अलग भी नहीं होते, आज सपा एक पार्टी की तरह लड़ती, तो क्या आज इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाती? हमें डाउट है। एंटी इनकम्बेंसी फिर बहुत भयंकर था उस समय भी, पहला चीज। दूसरा चीज,
उसके बाद जब ये आज इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, दो चीज मुझे साफ नजर आ रहा है। पहले कि अखिलेश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा, हम जहां जहां गए, लेकिन उनके एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हर कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिली, खासकर तीसरे फेज में जहां 55 विधायक जीते थे। तीसरी बात ये भी हमको देखने को मिला कि जहां जहां 100 सीटें कांग्रेस को वो दिए थे, वहां के कुछ कांग्रेस वोटर्स भाजपा को वोट किए हैं, वो सपा को नहीं गया है। तो ये भी डायनामिक्स यहाँ चेंज किया है जिन चीजों में। बीजेपी के प्रवक्ता जगदम्बिका पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदम्बिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया एपीएन से जुड़ने के लिए। और दो ऐसे राज्य हैं, यूपी और उत्तराखंड, जहां पर सबसे ज्यादा मेहनत भी हुई और उस मेहनत का नतीजा दिख रहा है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। आप इस पर खुशी जाहिर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि आप इस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन यहीं पर मैं आपको वो भी खबर दे दूं जो आपकी चिंता भी बढ़ाएगी। पंजाब, गोवा और मणिपुर में बीजेपी जितनी उम्मीद बांधे हुए थी, वहां पर कुछ हुआ नहीं वैसा। कैसे लिया जाए इसको? देखिए, पंजाब में हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी, एक बार अकाली दल भाजपा के गठबंधन की सरकार आती थी, लेकिन वहाँ पे पिछले 10 वर्षों से 2 बार, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भाजपा और अकाली दल के गठबंधन को दूसरी बार भी मौका मिला। तो आज वो जो परिणाम है, ये जो पंजाब के लोगों की एक टेंडेंसी है कि एक बार सरकार में रहने के बाद उस सरकार को बदल देते हैं, लेकिन भाजपा और अकाली दल का गठबंधन तो 10 वर्षों में रहा, तो ये शायद एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जो यूपी और उत्तराखंड के चुनाव के परिणाम के रुझान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि अगर एसपी और बसपा को भी जोड़ लिया जाए तो वो अगर 100 के आंकड़े नहीं पार हो रही, तो सपा बसपा के भी जो वोटर हैं, जो हमारे परंपरागत मतदाता नहीं थे, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग हो, उन्होंने भी बड़े पैमाने पे भाजपा को वोट किया है। तो ये कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि जो मोदी जी ने 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि हमारी सरकार गाँव को समर्पित है, गरीब को समर्पित है, दलित को समर्पित है, वंचित को समर्पित है, युवकों और महिलाओं के लिए समर्पित है, वो कहीं न कहीं 2.5 वर्षों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में तो ये बात आप समझाने में कामयाब रहे, लेकिन पंजाब और गोवा और मणिपुर में ऐसा नहीं कर पाए। मणिपुर बड़ी इज्जत की लड़ाई थी आपके लिए, वहां पर नहीं हुआ। वहां पे प्रधानमंत्री गए, अमित शाह रैली करते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मणिपुर पे भी एक जरूर कमेंट चाहूंगी आपसे। नहीं, देखिए, मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट में, आज मणिपुर हम सरकार बनाने के लिए गए। आज हमारी पार्टी अभी तक केवल हिंदी बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी। आप इस बात को क्यों नहीं मानती कि ये सफलता है कि आज वहाँ पे भी सरकार बनाने की चर्चा और सरकार बनाने की हम लड़ाई लड़ रहे थे। आसाम में हमको सफलता मिली, उसके बाद हम मणिपुर गए। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का जिस तरह के प्रेजेंस हो रही है, जिस तरह की हम सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इससे साफ है कि हमारी सफलता है। हमारी निगाह तो पूरे देश की नहीं, दुनिया की उत्तर प्रदेश पे लगी थी, उत्तराखंड पे थी। आज वो उत्तर प्रदेश जो जिस तरह की जोड़ी अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की बनी थी, तो वो कहते थे ये जोड़ी केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए नहीं है, ये 2019 के लिए जोड़ी है। तो आखिर 2019 की जोड़ी जो एक तरह से विकल्प का संकेत दे रही थी कि हम केंद्र में भाजपा के विकल्प के रूप में दे रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश इसकी प्रतिक्रिया हम लेंगे, इसकी प्रतिक्रिया हम कांग्रेस से भी लेंगे। जी जगदम्बिका पाल जी, इसकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। और बदवार साहब, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से वाकई राहुल और अखिलेश एक साथ आए और ये बार बार उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ये जोड़ी दिखेगी, हम युवा जो है वो राजनीति को एक नई दिशा देंगे, लेकिन इतना बड़ा झटका क्या वाकई ये जोड़ी सह पाएगी? मेरे ख्याल में जो ये युवा नेताओं का जो असर था, जो उनका जिसको उनका कैरिस्मेटिक अपील जिसे कहते हैं, वो उनके जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स के, जो उनके एमएलएस के था, उनकी जो छवि थी वही गुंडा राज की छवि रही थी। वो मैं ये देख रहा था कि जो अखिलेश को जो जितने भी लोग मिलता रहे, कहते बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, काम किया है, मगर अब ये पूछे तो वोट किसको देंगे, तो वो लोग चुप हो जाते थे। तो इसका मतलब ये था कि ये पार्टी के खिलाफ ही, क्योंकि ये जो इनकम्बेंसी फैक्ट है जिसके बारे में अभी मंतोष ने बात की थी, मेरे ख्याल में ये आपको दिखनी शुरू हुई है। और मोदी जी का जो डेफिनेटली
जो ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन था और उनकी जो नेशनल अपील कि उन्होंने दिल्ली से लखनऊ को पहली बार जोड़ दिया है, तो वो इस वक्त हम कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं और ये इनमें कोई खास बदलाव ना है और हंग असेंबली ना हो, जो इस वक्त तो नहीं दिख रही, तो मोदी जी कैन देन क्लेम डिस्पाइट मणिपुर एंड गोवा एंड एल्सवेयर दैट ही इज अ नेशनल लीडर। बिल्कुल। और जैसे लेकिन बात मैं और कहूंगा, देखिए जो सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं अभी तक के, उससे एक बात साफ हो रही है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर जिस दल को भी मिल रहा है बहुमत मिल रहा है, वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं। किसी ने कहा था कि अब गधे वाले बयान के बाद अब घोड़ों का व्यापार शुरू हो जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की जो गुंजाइश थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और जितने भी राज्य हैं वहां पर या तो कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है या बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो अब 3 राज्यों में कांग्रेस आगे है और 2 राज्यों में बीजेपी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बहुत बड़े मायने हैं। मोदी जी के 2019 का जो रास्ता है वो इससे साफ हो जाता है। बिल्कुल जी। और ये इस लिहाज जी, और ये नई चीज है, और नई चीज इसको नहीं कहा। 2014 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि जिन भी राज्यों में चुनाव हुए, जनता ने ये एक जरूर मन बनाया है कि जिसको भी जनादेश दिया जाए, क्लियर जनादेश दिया जाए। जैसे सत्येंद्र सिंह, आपका इस पे कमेंट। मोदी जी की छवि एक स्वच्छ छवि के रूप में जाने जाते हैं। बाकी जो पॉलिटिक्स जो नेता लोग हैं उनकी छवि साफ छवि नहीं है। एक तो ये चीज बीजेपी के फेवर में गई, और दूसरी बात जो नोटबंदी हुई, वो नोटबंदी के बारे में बहुत कुछ जो शहर के लोगों ने समझा कि लोगों की नौकरी चली गई, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, ये मोदी जी के खिलाफ जाएगा। बट वास्तव में ये बात जो एक गरीब तबका है उसने तो ये समझा कि इसे पैसा उनके अकाउंट में आएगा, और एक तरह से अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो दूर हो गया। तो नोटबंदी का भी जो फैसला है वो भी मोदी जी के पक्ष में आया। ये सब वो एक क्लास वॉरफेयर उनके पक्ष में गई, तो एक गैम्बल किया। ये चीज तो मोदी जी के फेवर में जा रही है। और जितने भी वोट आ रहे हैं मेरी समझ से वो बीजेपी को नहीं आ रहे। यदि बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि इनको वोट बीजेपी के कारण मिल रहा है तो ये गलत है। उनको जो भी वोट मिल रहा है वो मोदी जी के कारण मिल रहा है। और ये शायद बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक यदि किसी जगह एक ही लीडर रहेगा तो उसके उस रास्ते से गलत रास्ते में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिक्टेटरशिप होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपने को संभाले और उसमें ये एक व्यक्ति के पास जो सत्ता पहुंच रही है वो ऐसा ना हो। जाहिर सी बात है, और एक बहुत महीन और बहुत गंभीर बात आपने कही है। और लेकिन इस वक्त अरविंद हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से ही रामचरित निषाद जी है, सांसद भी हैं, मछली शहर से हैं, और कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जिताने में और उनके संसदीय क्षेत्र में तमाम जो विधानसभा सीटें आई हैं उनको उनके हक में लाने में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। उनसे ज़रूर आप एक सवाल पूछें कि किस तरह से लेंगे वो इन नतीजों को, क्या वाकई इसका अंदाजा उनको था या ये अप्रत्याशित है उनके लिए? देखिए, ये मैं कहूँगा कि जिस तरह से सपा बसपा या कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि 3 दिन से प्रधानमंत्री बनारस में हैं, लेकिन एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री जी अपनी लोकसभा में 3 दिन अपनी सभी सीटों को और पूरे प्रदेश को एक मैसेज देना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री 2-2.5 सालों में विदेशों में गए, उस समय हिंदुस्तान का मान सम्मान उन्होंने बढ़ा के आए, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जिस तरह से जाति और धर्म और मजहब में पीछे हो रहा था, इसको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के साथ विश्वास किया और योजनाएं जिस तरह से गांव तक लाने का प्रयास उन्होंने किए हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जब तक केंद्र की तमाम जी बिल्कुल जी रामचंद्र जी, इस वक्त आ गया कि लखनऊ भी चले। जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि ये खुशी आपके लिए व्यक्तिगत ज्यादा है, पर लखनऊ में इस वक्त नए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। और विनय जी, जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से
बीजेपी ने 2 राज्यों में तो लगभग बहुमत में रुझानों के हिसाब से है और 3 राज्य ऐसे हैं जहां उसको चिंता दिख रही है। मणिपुर, पंजाब और गोवा, यहाँ पर बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। जो हमारा पैनल था, जैसे सत्येंद्र सिंह ने जैसा कहा कि ये मोदी की जीत ज्यादा है, बीजेपी की कम। किस तरह से लेंगे आप इसको और आपका पैनल किस तरह से लेगा इसे? एक बात तो सही है कि मोदी की जीत है, क्योंकि मोदी ही यहाँ फ्रंट फुट पे बैटिंग भी कर रहे थे, वही चेहरे के तौर पर थे। लेकिन जो नया पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, पहले उनसे रूबरू करा दूं। और सबसे पहले अशोक सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा जो परिस्थितियां आज की तारीख में हैं, उसके मुताबिक क्या कहेंगे कि बहुत उम्मीद थी आपको? नहीं, कोई परिस्थितियां नहीं है। अभी जनता का फैसला आपके सामने है और हमने जनता के बीच में अपनी बात रखी, गठबंधन के माध्यम से रखी और अभी शुरुआती रुझान है। हमने बिहार में भी शुरुआत रुझान देखे थे। अगर जनता जो फैसला करेगी सर माथे। अनिल दुबे जी, बहुत उम्मीद थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ आरएलडी कमाल करेगी या बीजेपी के जो विजय रथ उसको रोक पाएगी, लेकिन लगता है आप कामयाब नहीं हुए। जनता ज्यादा समझदार निकली? नहीं, जनता तो हमेशा जनार्दन हुआ करती है और जनता का फैसला ही जो है विनय जी सबसे सर्वोपरि होता है। लेकिन अभी चूंकि ये शुरुआती रुझान है और इस रुझान पर अभी कोई टिप्पणी कर देना एकदम से मैं उचित नहीं समझता हूं, इसलिए अभी थोड़ा देर और इंतजार किया जाए, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए पांडे जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बोलता है अखिलेश यादव बोल रहा हूं। बिल्कुल, और अभी बोलेंगे भी। देखिए, अभी 10 भी नहीं बजे हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा ये 8 से 9 जो पहला 1 घंटा होता है, ये बैलेट पेपर होते हैं और बैलेट पेपर में बीजेपी 85 to 90% होती है और कम से कम इतना डिफरेंस दे देती है कि 1 से सवा घंटे तक उसको ये बढ़त मिलती रहती है वो बैलेट पेपर के विजय के कारण। तो ये अभी आपको 10 सवा 10 तक ये बैलेट पेपर का असर दिखेगा। असली रिजल्ट आपको सवा 10 के बाद आना चालू होगा, जो 10:30 पौने 11 तक ये आंकड़े बिल्कुल बदल जाएंगे, जैसे बिहार में आपने देखा था। और काम बोल रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट और कर दूं कि ये जो चुनाव हुआ था ये 2 मुद्दों पे हुआ था। एक तरफ हम सिर्फ काम, विकास। अब मुद्दे की बात तो तब, मुद्दे की बात 2 बजे के बाद करेंगे जब परिणाम पूरे आ जाएंगे। गोस्वामी साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो रिजल्ट बदलेंगे, अभी तो बैलेट बॉक्स वाले सारे वोट हैं। अभी सपा कांग्रेस को अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो रुझान दिखाई दे रहा है वो बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ आ रही है। जिस तरीके से इन लोगों ने 14 साल में का कुशासन था, भ्रष्टाचार था, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। इन हमारे बड़े भाइयों को अपना हार स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आ रही है। चलिए, जरा नवाबीन परिवार से भी हमारे साथ जाफर मीर अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, जरा उनसे पूछेंगे। काफी सभी जो तहजीब के लिए शहर जाना जाता है, लेकिन चुनाव के दौरान काफी कुछ आक्रामक तेवर देखने को मिले। जनता का जनादेश क्या कह रहा है? कौन सी भाषा उसे ज्यादा पसंद आई? भाई, जो बोली जा रही थी वो ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि माहौल जो है वो खराब हो चुका है। मक्कारी है, बदजबानी है, रिफ्ट अमंग्स दी जो कि यहाँ के गंगा जमनी तहजीब है उसमें एक दरार पड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तो यहाँ के ऊपर IS से जोड़े जाने वाले लोगों को नज़र आने लगे हैं। तो लखनऊ का जो माहौल था वो उसको बहुत बिगाड़ा गया है। इन जनरल जो इलेक्शंस के तेवर होना चाहिए, जो एक मिजाज होना चाहिए, जो एक प्रिंसिपल्स होना चाहिए, पॉलिटिक्स में इतना नहीं गिरना चाहिए जितना देखा जा रहा है। क्या कहेंगे? बहुत उम्मीद थी लोगों को कि शायद कुछ कमाल करेंगे लोग, और काम बोलता है इतना बोला कि जैसे लग रहा था आज कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ। नहीं, कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि कहीं भी भाजपा की जीत आपको नहीं दिख रही है। ये मोदी फैक्टर जो 2014 में चला था वही इस बार 2017 में भी चला है। हमने जिससे जिससे बात की कि भाजपा को वोट दे रहे हो, बोले नहीं मोदी को वोट दे रहे हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि भाजपा नहीं जीत रही है, ये मोदी की जीत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भी बैठे हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आप भी पूरे प्रदेश को घूमे, बड़े करीब से देखा आपने। लगता है कि रुझान इस तरह के जो दिखाए जा रहे हैं, जो रिजल्ट में तब्दील होते अब नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल अजय जी ने जो बात कही है मैं उसी को और आगे बढ़ाता हूं। जिस तरीके से 2014 में हम लोग गए और उस वक्त एक उन्नाव में वहां पर प्रकरण आया था, एक साधु का सोने वाली मामला था। हम लोग जब वहां जाते थे, गांव वालों से हम लोग पूछते थे, कई बार बात करते थे, उनसे पूछते थे कौन आगे चल रहा है। तो पहले बताते, कोई बताता था कि हम हाथी के साथ थे या उसमें थे, तो हम पूछते थे अब आपको कौन लगता है? तो कहते थे कि मोदी का फूल। हमने कहा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी? तो कहते नहीं, बीजेपी नहीं, मोदी का फूल।
तो यानी 2014 से जो ट्रेंड एक चल रहा था, और एक बात जो खास इस बार हमने देखी थी कि 2014 के बाद से बीजेपी शांत नहीं बैठी थी। जो काम कर रहे थे लगातार, चाहे आरएसएस कर रही थी या बाकी लोग कर रहे थे, वो लगातार जातियों की जो गोलबंदी चल रही थी, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रही थी, उस पर शायद कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। जिस तरीके से ओबीसी ने पूरी तरीके से पैठ बनाने की कोशिश की थी, उसको लोग नजरअंदाज कर रहे थे। इसके अलावा दलित बिरादरियों में भी जिस तरीके से बौद्ध अनुयायियों को लेकर निकल रही थी, उनके जुलूस निकल रहे थे, उसकी आलोचना हो रही थी। कांग्रेस भी उसको हल्के में ले रही थी, बाकी भी पार्टियां, बीएसपी तो सीधे तौर से हमला कर रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी बीजेपी धीरे धीरे आरएसएस काम कर रही थी, और शायद उसी का गोलबंदी का परिणाम है कि आज बीजेपी। जी विनय जी, जाहिर सी बात है कि वहां पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है, और जी, और इस वक्त जो हमें बड़ी खबरें मिल रही हैं वो अन्य राज्यों से भी आ रही हैं। और पंजाब, जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी चल रही है, और लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत रुझानों के हिसाब से पा लिया है। और यदि मैं आपको प्रतिशतता में दिखा दूं और ये दिखाऊं कि कितनी सीटें किस दल को मिल रही हैं, हमारे साथ हिमांशु, हमारा सहयोगी तैयार है, और जिसमें वो आपको एक 3D पिक्चर दिखाएंगे, जिसके हिसाब से वो आप देख सकेंगे कितना किसको सीटें मिली, कितने क्या समीकरण थे, क्यों ऐसा हुआ है, ये सब कुछ आंकड़ों के हिसाब से। बिल्कुल शुक्रिया राजश्री जी। मिशन 2017 सत्ता के सेमीफाइनल पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, और जो आज परिणाम निकल के सामने आ रहे, शुरुआती रुझानों में देखा जाए तो बीजेपी काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, और ये रुझान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत पर पहुंच चुकी है और 250 से ज्यादा सीटें यहां पर पार कर चुकी है। वहीं अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो सपा कांग्रेस गठबंधन जो बातें की जा रही थी कि बहुत काम बोलता है और बहुत आगे तक जाएंगे, 300 तक पहुंच जाएंगे अगर कांग्रेस का साथ मिलता है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन यहां पर उसकी हालत काफी नाजुक नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए रुझानों की तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तमाम दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीएसपी के आंकड़ों की बात यहां पर की जाए तो बीएसपी की हालत बहुत कम नजर आ रही है, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहां पर बीजेपी अभी लीड करती हुई नजर आ रही है, और 261 सीटें, 250 से ज्यादा सीटें यहां पर पार कर चुकी है देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जो पूरा रिपोर्ट दिख रही है उसमें बीजेपी बेहद आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब की स्थिति बुरी है, और उत्तराखंड में भी स्थिति जो है वो बीजेपी की अच्छी है। हमारे साथ मेजर पुनिया जुड़े हुए हैं और जस्टिस जतेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। जैसे जतेंद्र सिंह ने जैसे बताया कि ये जीत मोदी की जीत है, मेजर पुनिया क्या समझते हैं आप कि उत्तराखंड की, खासकर मैं यदि बात करूं आपसे, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी वहां गए और उन्होंने समझाने की कोशिश की लोगों को कि वो सैनिकों का विशेष ख्याल रखेंगे, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं सैनिकों के परिवार को वो भी देंगे, और लगातार वो बहुत सुदूर क्षेत्रों में गए, और वहां पर ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, या फिर ये समझा जाए कि जो कांग्रेस से जो तमाम नेता आ गए कूद के बीजेपी में, उनका कुछ लाभ मिला? राष्ट्री जी, एक चीज पूरे देश को माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी एक वो शख्स हैं जिनका लगाव देश से, देश की सीमाओं से और देश के सैनिकों से पहले दिन से है। जब से प्रधानमंत्री बने तब से नहीं, उससे पहले से ही उनका लगाव है। कारगिल की लड़ाई में वो खुद वहां गए थे। 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने लागू की है, और देश के सैनिकों को ये एहसास है कि हमारे हकों के लिए सिर्फ यही आदमी लड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो आज 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने ही 1 रैंक 1 पेंशन हटाई थी, तो किस बिना पे सैनिक कांग्रेस का साथ देंगे? दूसरी बात, बीजेपी का जो पृष्ठभूमि है उत्तराखंड में, उसमें मेजर जनरल खंडूरी वहाँ के सीएम रहे हुए हैं, तो लोगों को ये एहसास है कि हमारे लोगों को ये तरजीह देंगे, हमारे हकों के लिए लड़ेंगे। और कारगिल ही नहीं, सियाचिन में भी प्रधानमंत्री खुद गए, सैनिकों के साथ रहे, और जब भी कोई किसी सैनिक की बात होती है तो वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, रक्षा मंत्रालय को बताते हैं, आर्मी चीफ को कहते हैं, कश्मीर में गए हैं, और हर जगह जहां जहां उनको मौका मिलता है, सैनिक स्टैब्लिशमेंट है वहां पे वो गए हैं। सैनिकों को भरोसा है कि ये उनका साथ देंगे, इसलिए उत्तराखंड के जो सैनिक परिवार हैं
और जो सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं या डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये जीत बीजेपी की कम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत ज्यादा। ये तमाम पैनलिस्ट इससे सहमत हो गए हैं। टमटा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया कांग्रेस पर उत्तराखंड में? नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो सबको दिखाई दे रहा है और उनको आज के दिन अपने दिलो दिमाग से हटाना नामुमकिन है। वो बहुत खुल के काम करते हैं, उनका विजन बहुत आगे है। लोग ये समझने लगे हैं कि भाई मोदी जी जो है देश को आगे ले जा सकते हैं। जहाँ तक बात है उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो सबसे बड़ी हार का जो कारण है उसमें हरीश रावत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिन्होंने जो बड़े बड़े नेता उनके निकले थे वो उनका वहाँ उत्तराखंड के अंदर उनका दम घुटता था और हरीश रावत अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और ये सब जो कदम उठाए थे, आज वो साफ दिख रहा है कि भाई वो खुद अपनी जहाँ पर एक जगह पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ एक कांग्रेस का इसी का जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वो सिर्फ उसका सबसे बड़ा जो हाथ है वो हरीश रावत का है। जी बिल्कुल। और अनंत विजय, आप अरविंद, आपका सहयोग जरूर चाहूंगी मैं इस सवालों को पूछने में, क्योंकि इतनी जोर से मुझे वहां तक आवाज पहुंचानी पड़ रही है आपकी अपनी। किस तरह का रिएक्शन अभी तक के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिणामों पर? ये आवाज बुलंद है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ जाती है आपकी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड को अगर आप देखें तो बाहर से आए हुए लोग ज्यादा बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय देते हैं तो हार का श्रेय हमें राहुल गांधी को देना चाहिए, न कि हरीश रावत को। बिल्कुल। राहुल गांधी के नेतृत्व पे ये विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा होने जा रहा है। उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह लोगों से मिलते जुलते नहीं है, उत्तराखंड के कांग्रेसियों की शिकायत ही यही थी कि वो राहुल गांधी उनसे सही से मिलते नहीं है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी को सारा श्रेय देने के साथ साथ हमें अमित शाह की रणनीतियों को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लाकर टिकट देकर जिस तरह से असंतुष्ट लोगों को मनाने का काम किया, प्रदीप जी बैठे हैं, आपने भी इतने दिनों तक देखा है कि जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने टिकट बहुत गलत बांटा, चाहे उत्तराखंड में बाहर से आए हुए लोगों को दे दिया, कांग्रेस के लोगों को दे दिया, उत्तर प्रदेश में भी टिकट बंटवारे को लेकर बहुत बातें की गई। लेकिन अमित शाह और उनकी टीम ने जिस तरह से पार्टी के असंतोष को मैनेज किया, वो बड़ी बात थी। और दूसरी बात, अंत में सिर्फ मैं ये कह देता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए याद किया जाएगा कि यह एक गढ़े हुए नायक और एक सही नायक के बीच का चुनाव था। बिल्कुल अनंत, ये जो बात आपकी है वो जाहिर सी बात है कि तमाम पैनलिस्टों की राय भी लगभग यही पहुंच रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश के मद्देनजर मणिपुर चलते हैं, सुदूर पूर्ववर्ती राज्य जहां पर बहुत उम्मीद बांधी थी बीजेपी ने, और ये उम्मीद नई इसलिए भी थी कि पहली बार बीजेपी चाह रही थी वहां पर अपना परचम लहराना, और बहुत हद तक पहुंच चुकी है बीजेपी वहां पर, और ये एक नई राजनीति एक तरह की दिखी। हमारे संवाददाता ओशा वहां से जुड़े हुए हैं। ओशा, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह का रिएक्शन? हेलो, अब हेलो ओशा स्काइपी से जुड़े हुए हमारे साथ, न्यू टेक्नोलॉजी। और अब जिस तरह की पत्रकारिता बदली है कि हम मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी से का यूज करके और हम किसी भी तरह से आप तक रिपोर्ट जरूर पहुंचाते हैं, उसके हिसाब से ओशा, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। सो व्हाट इज द रिएक्शन? किस तरह का रिएक्शन है? Okay, as of now the first counting has been done, and then it's been very progressive for BJP as well. The Wangai and the Europok, Thamaiban, Thaubal, Wangai, Europok, Thamaiban अभी बीजेपी का लीडिंग हो रहा है फर्स्ट काउंटिंग में, और सेकंड काउंटिंग का अभी चल रहा है। मगर थाउबाल में बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में बहुत कंपटीशन हो रहा है, मगर सीएम का लीडिंग बहुत हो रहा है, और शर्मिला का कहीं का नाम भी नहीं आ रहा है। इसलिए इट्स ओनली कंपटीशन बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस आउट देयर इन थाउबाल। अदरवाइज द बीजेपीज आर डूइंग वेरी गुड, एंड देन विल नो द एग्जैक्ट रिजल्ट्स आफ्टर द 10 AM। बिल्कुल बिल्कुल ओशा, थैंक यू सो मच।
और आप नजर बनाए रखिए। और ओशा के रिपोर्ट के हिसाब से जो पहले चरण की काउंटिंग पूरी हुई है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, मणिपुर में भी। लेकिन रुझानों में अभी तक देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर यदि रुझानों की बात करें तो कांग्रेस जो है पहले और दूसरे चरण के दोनों ही काउंटिंग में कांग्रेस अभी आगे चल रही है और बीजेपी ठीक पीछे है। यदि बीजेपी मणिपुर में कोई जगह बनाती है तो जाहिर सी बात है कि एक ऐतिहासिक वहां पर फैसला देखने को हमें मिलेगा। और तमाम डेस्क हमारे रेडी हैं अपने अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और अक्षय हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी अक्षय। मणिपुर से हमने खबर देखी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से तो लगातार हलचल मची हुई है। और इस बीच गोवा में भी देखा जाए तो गोवा में बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिल रहे हैं और वहां पर आपके जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे वो भी पीछे चल रहे हैं और मुख्य जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं अभी पालस्कर वो भी पीछे चल रहे हैं बीजेपी के। किस तरह से लेंगे रजत जी इसको? अक्षय, यदि आप मेरी आवाज वहां तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल राष्ट्रीय जी, अगर जो रुझानों की बात की जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है अगर रुझानों पर यकीन किया जाए तो। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। वहीं पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। नीरज जी हमारे साथ हैं, वोट परसेंटेज को लेकर उन्होंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई तो नजर आ रही है, कुछ वोट परसेंटेज भी आपने निकाला है, क्या कुछ परसेंटेज बीजेपी के हिस्से में? देखिए अक्षय, क्या कहते हैं, वोट परसेंटेज जितने वोटों की काउंटिंग अभी तक हुई है उसके हिसाब से करीब 40% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गए हैं, जितनी गिनती हुई, जितनी काउंटिंग हुई है। तो 40% अगर उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो 2007 में 28% पे बीएसपी की सरकार बनी थी, 2012 में 30% पे ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। तो 40% अगर ये मिल रहा है तो 40% पे तो सरकार बनना था और बिल्कुल क्लियर कट है। हालांकि ये रुझान है अभी और करीब 300-250 सीटों के आसपास के रुझान है, लेकिन ये है कि ये क्लियर कट रास्ता बता रहा है कि नतीजे किधर जाएंगे। बिल्कुल, जो रुझानों की अगर बात की जाए, रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहां पर बम्पर सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मोहर लगनी बाकी है कि इनमें से कितने प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो रुझान जो अब तक बता रहे हैं कितने जीत दर्ज कर पाते हैं। अंशुमान जी हमारे साथ यहां पर हैं, पंजाब डेस्क वो संभाल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा अंशुमान जी, जो उम्मीद की जा रही थी और यहां पर भी देखा कि जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास तमाम तैयारियां की गई हैं कि जीत का जश्न आज तो मनाना ही है। ये झटका लगा? हाँ, आम आदमी पार्टी की अपेक्षाएं क्या हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार 4 सांसद लेकर जिस तरीके से मैदान में उतरी थी तो अपेक्षित सफलता ना मिली हो, फिर भी एक डेंट देने का काम किया है। और खासकर मालवा क्षेत्र में इसने कांग्रेस के साथ या अकाली दल के वोट शेयर, अभी स्थितियां आगे और स्पष्ट होंगी, लिया है। तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा नहीं माना जा सकता। पहली कुछ एग्जिट पोल्स और सर्वे की बात की जाए तो जिस तरह से आंकड़े वहां पर दिखाए जा रहे थे कि तकरीबन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही ये टक्कर होगी। जिस तरह रुझानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसे आपको पता है कि एग्जिट पोल भी बहुत भरोसेमंद नहीं होते। आखिरकार जनता तय करती है। जी बिल्कुल, जनता ये तय कर चुकी है कि किसकी सरकार बननी है राष्ट्रीय जी। और इस वक्त गोवा डेस्क पे हम पहुंचे हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा हुआ है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है? कृष्णा जी, क्या आंकड़े कह रहे हैं रुझानों के? हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। रुझानों के हिसाब से गोवा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो पीछे चल रहे हैं मेंढरम से, वो अपने आप में कहीं ना कहीं जनता का मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। और साथ ही में आप को भी झटका लगा है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेशन और गोवा में कैसीनोज को बाहर निकालना, ये जो इनका मुख्य मुद्दा था जिनके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वहां कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। तो राशि जी, जो रुझान हम लगातार पहुंचाने की जाहिर सी बात है। और इस वक्त हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आंकड़ों के जरिए हमें बता देंगे कि उत्तराखंड की क्या स्थिति है, उत्तराखंड में किस तरह के परसेंटेज वोटों का रहा और सीटों के लिहाज से भी उत्तराखंड में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? हिमांशु। बिल्कुल शुक्रिया अर्शी जी। जो बात यहां पर कही जा रही थी, जैसा उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, ऐसे ही बीजेपी के लिए खुशखबरी उत्तराखंड में भी देखी जा सकती है। आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड में बीजेपी को
काफी ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 54 सीट यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के काफी दावे यहां पर किए जा रहे थे, लेकिन जैसे वरिष्ठ पत्रकार आनंद जी ने भी बताया कि यहां पर काफी लोगों की शिकायत थी कि आलाकमान तक बात नहीं पहुंचती थी, मिलने का वक्त नहीं दिया जाता था, और शायद यही नाराजगी यहां पर कांग्रेस की दिख रही है। कांग्रेस की इस वक्त काफी कम सीटें, यहां पर 16 सीटें नजर आ रही हैं, और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है। हालांकि काफी बातें कही जा रही थी कि यहां पर टिकट बंटवारा ऐसा किया गया है कि काफी लोग खुश नहीं है, लेकिन यहां कुल मिला के ये चीज कही जा सकती है, जैसा हम ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है उत्तराखंड में उम्मीदों के मुताबिक। लेकिन बस ग्राफिक्स टीम से एक शिकायत जरूर है कि बीजेपी का रंग उसने ब्लू कर दिया, बसपा का रंग कर दिया, जबकि वो भगवा रंग रखता तो शायद, और कांग्रेस का रंग भगवा कर दिया। रंग का परिवर्तन हो गया है दिनेश जी। मुझे लगता है कि बसपा का कोई कलर ही नहीं बचा है, तो सारे कलर चूंकि वो भगवा हो गए हैं, तो मुझे लगता है ग्राफिक भी ठीक कर रहा है। ऐसे अगर आप बसपा और सपा को आप देखिए स्थिति प्रदीप जी, तो कहीं वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। अब तो पूरे देश का एक ही कलर होने जा रहा है, भगवा कलर होने जा रहा है, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि ये मैजिक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मैजिक मोदी का। यही सारे लोग कह रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कह रहे थे, कोई अभी साथी कह रहे थे ठीक नहीं है, कह रहे थे ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक नेतृत्व में क्षमता है बिल्कुल ठीक है। और एक जगह समाजवादी पार्टी ने बाप को निकाल कर देखा कि क्या उसके हालात हुए, इसलिए दिनेश जी वहां तो आप पे भी दाग बहुत है। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की स्थिति हम देख नहीं, चुके हैं। हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ एक सेकंड सिर्फ राजेश्वरी जी, मुझे जाना भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की कार्यशैली और जनता का उन पर विश्वास और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्ट्रेटजी और कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम है, उसका एक परिणाम है। सिर्फ एक चीज और राष्ट्रीय जी, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस युवराजों का साथ लोगों को नहीं पसंद आया, ना तो उनके बाप को पसंद आया, ना भाई को पसंद आया, ना चाचा को पसंद आया। मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं आपको कि संगठन से बड़ा नेता नहीं होता है। आप अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को तय कर लीजिए, या आप अपनी पार्टी के इतिहास को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। से बड़ा नेता हो गया कोई कह रहा है क्या? कोई कह रहा है क्या? उनको आज संगठन ने ही प्रधानमंत्री बनाया है, संगठन ने ही उनको नेता चुना है, और जोर से कहने से आक्रामक नहीं हो सकते आप, या संगठन सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी एक नायक के तौर पर उभरे हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन का पूर्ण समर्थन है। बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बूथ लेवल तक मैनेज नहीं करता, या सुनील बंसल जी जिस तरह से संगठन को चला रहे थे, या जिस तरह से संघ के प्रांत प्रचारक काम कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी की सफलता इतनी बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। एक छोटा सा कमेंट मेजर पुनिया आप कुछ देना चाहते हैं, उसके बाद मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया लूंगी। कि जो यूपी का चुनाव है वो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी की है, लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो सुनील बंसल जी हैं आरएसएस के, पिछले 3 साल से लगातार वहां पे काम कर रहे हैं वो, संघ और अमित शाह जी, संघ और अमित शाह के बिल्कुल अमित शाह जी और सुनील बंसल जी का जो मैनेजमेंट था, बिल्कुल इतना अच्छा मैनेजमेंट था कि उन्होंने सबको एक साथ साफ कर दिया। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक नए पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, जनरल बख्शी जुड़े हैं हमारे साथ, और वहाँ इनसे भी हम कमेंट लेंगे, खासकर बख्शी साहब का, AK बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, और पंजाब पे बड़ी पकड़ है इनकी, और राष्ट्रपति भवन में भी क्या कुछ चलता रहा है राजनीति में, चाहे कांग्रेस का दौर हो चाहे बीजेपी का दौर है, उस पर भी काफी नजर वो रखते थे। इनसे हम कमेंट लेंगे, लेकिन इससे पहले शरबत जहां हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ रही हैं। शरबत जी, जब आप हमारे साथ एग्जिट पोल में बैठी थी, आपने कहा था कि ये जो साथ है वही सबको पसंद आएगा और ये साथ निभाया जाएगा। अब जो साथ दिख रहा है वो बड़ा दोस्ती जो है वो कहीं दरक न जाए, इसका भी डर होने लगा है। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी पहली? हालांकि थोड़ी खुशी थोड़ा गम है, 3 राज्यों में आप आगे हैं। राष्ट्रीय बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि 3 राज्यों में हम अपने बलबूते पे सरकार बना रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी में अभी थोड़ी मुश्किल में हम हैं, और यूपी को अभी थोड़ा 1 घंटा और इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन इस 1 घंटे के बावजूद बाद भी अगर यही फैसला रहता है जनता का, तो ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती होती है, इसे
सहर्ष कबूल करना चाहिए और फिर आगे हमें अपनी कमी पे नजर दौड़ानी चाहिए कि हमें कहाँ कमी रह गई जिससे हमें इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि इस जीत पे बीजेपी को इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से ये लोग खुद आपस में ही कह रहे हैं कि संघ ने वहाँ पे 3 साल तक बूथ लेवल तक मेहनत करी है, अमित शाह जी का मैनेजमेंट ये वो वगैरह वगैरह, तो एक दिन ऐसा अभी अनकरीब ही आने वाला है कि बीजेपी पे मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी के प्रति मैजिक क्या, अगाध विश्वास है जनता का। मोदी जी भगवान का वरदान है भारत के विकास के लिए, ये जनता मानती है। और अमित जी ने जो रणनीति बनाई, मैं मानता हूं कि उसके कारण भी सफलता आसान हुई। लेकिन कुल मिला के मोदी जी देश की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। सबकी एक तरह से प्रशंसा, विरुदावली जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो जरूर शुरू हो जाती है जब भी किसी भी दल को जीत मिलता है, तो मुख्य नेता की विरुदावली शुरू हो जाती है। लेकिन पंजाब की बात करें बख्शी साहब, आप बहुत गहरे तक जानते हैं पंजाब को, आपने देखा है उसको राजनीतिक तौर पर भी और समस्याओं के तौर पर भी कि किस तरह से वहाँ जवानों की समस्या होती है, किस तरह के नशे की समस्या वहाँ पर आ गई है। जो ये रिजल्ट आया है जिसमें अकाली दल को झटका मिला है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के युवाओं पर उसकी पकड़, पंजाब की समस्याओं पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई थी, इसकी वजह से पंजाब में अकाली दल और बीजेपी को झटका मिला है? देखिए, जहाँ तक पंजाब का सवाल है, इसमें कोई मुझे आश्चर्य नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि धोखा अगर खूबसूरत ना होता तो कौन खाता जी। तो पब्लिक बहुत देर तक धोखा खा रही थी समाज अकाली दल का, और वहाँ पर करप्शन वगैरह इतनी ज़्यादातर जड़ कर गया था कि इसमें कोई अचंभा नहीं है कि वो अकाली दल को इतनी कम वोट्स मिल रहे हैं। और उनकी जगह पे कांग्रेस का आना भी एक नेचुरल प्रोसेस था, क्योंकि पहले कांग्रेस रही है पंजाब में, बीजेपी का कभी भी वहाँ पर वर्चस्व नहीं रहा है। आप नई पार्टी आई थी, एंट्री किए इन्होंने, तो ये रुझान जो मेरे हिसाब से हैं वो एकदम सही चल रहे हैं। और जो वोट्स डले हैं कांग्रेस को, वो अगेंस्ट अकाली दल ज़्यादा हैं, ना कि फॉर कांग्रेस। और एक बड़ी खबर ये आ रही है, इसके पहले कि हम आगे बढ़े और अन्य जो स्थितियां उसके बारे में बताएं, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। 2 जगह से हरीश रावत लड़ा, दोनों ही जगह से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी तक रुझानों में वो पीछे चल रहे हैं, जो कि एक चौंकाने वाली बात हो रही है। और एक इन तमाम जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तमाम रुझान आ रहे हैं, और कुछ अब थोड़ी देर में आपको पहला जो रिजल्ट है वो भी हम आपको दिखा देंगे। उन स्थितियों की यदि हम बात करें तो उन स्थितियों में एक चीज और भी चौंकाने वाली है। अजीत सिंह का अभी तक कोई जिक्र भी नहीं आया है। आरएलडी जो है वो कहीं भी नहीं है, और इस वजह से जो ये कहा जा रहा था कि जाटों पर पकड़ है और उनकी, और वो काफ़ी किंग मेकर तक साबित हो सकते हैं, ये माना जा रहा था एक समय में। और अजीत सिंह कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एक जगह हालांकि उनके बेटे आगे चल रहे हैं, जयंत, लेकिन अभी तक जितनी उम्मीद थी उन उम्मीदों के हिसाब से अजीत सिंह की पार्टी, अजीत सिंह का दल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसके पहले कि अजीत सिंह पर हम चर्चा करें, अजीत सिंह और चौधरी की चौधराहट पर एक हमारी जो टीम है जो होली के रंग को लगातार रिकॉर्ड कर रही है और चुनाव के रंग को जो रिकॉर्ड कर रही है हमारे स्टूडियो बी में, वहां चलते हैं और कलाकारों के नजरिए से चौधरी के बारे में क्या उनकी टिप्पणी है इस मुद्दे पर। उन्होंने ही हमें बताया भी कि आप ये मसला नहीं उठा रही हैं, वो देख लेते हैं। ओ गैली चौधरी के चौधरा हटिए रामा, झाल अब बजई है। गैली चौधरी के चौधरा हटिए रामा, झाल अब बजई है। झाल अब बजई है हो, झाल अब बजई है। आ घरे बैठल गई है इहो गाना हो रामा, झाल अब बजई है। घरे बैठल गई है इहो गाना हो रामा, झाल अब बजई है। गैल चौधरी के चौधरा हटे रामा, झाल अब बजई है।
जोड़ तोड़ कैला के भोगले नतीजा ना अइले भाई काम नाही भतीजा आ केहू नाही देला सैन के राहत ये रामा झाल जब बजई है केहू नाही देला सैन के राहत ये रामा झाल जब बजई है झाल अब बजई है हो झाल अब बजई है झाल अब बजई है हो झाल अब बजई है घरे बैठल गई है की हो गाना हो रामा झाल जब बजई है गैल चौधरी के चौधरा